हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। हम भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे थे, उसमें आज अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये ताज शासन से रिलेटेड है। किससे? ताज शासन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन अब ख़त्म हो गया, है ना। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के कारण अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन लगभग ख़त्म। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना भारत सरकार अधिनियम 1858। एक पीएम थे इंग्लैंड के, उनका नाम था लॉर्ड पाम्पस्टन। लॉर्ड पाम्पस्टन इन्होंने 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरा जो शासन चल रहा था उसके दोषों को दूर करने के लिए एक बिल या विधेयक संसद में पेश किया था, परंतु कुछ कारणों की वजह से लॉर्ड पाम्पस्टन ने अपना त्यागपत्र दे दिया, है ना। अब इसके बाद जो अगले इंग्लैंड के पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर, वो बने लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी लॉर्ड डर्बी ने फिर क्या किया, उसके टाइम पीरियड में यानी कि उसके शासनकाल में 2 अगस्त 1858 को वो बिल पास होकर महारानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और वो पारित हो गया। इसीलिए वो अब बन गया अधिनियम। देखो, मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। कोई भी बिल, बिल इंग्लिश में बोलते हैं, विधेयक हिंदी में बोलते हैं। कोई भी बिल तब तक ही बिल है जब तक उस पर राष्ट्राध्यक्ष के साइन ना हो जाए, है ना। जब वो दोनों सदनों से पास होके राष्ट्राध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम का मतलब कानून, वो कानून बन जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें ध्यान रखोगे, बार बार यूज होंगी पॉलिटी में, इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। तो इसमें क्या हुआ, लॉर्ड डर्बी के टाइम पे ये अधिनियम पारित हो गया। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का साइन होने के बाद ही। तो अब इसमें क्या हुआ, इसने जो है 1857 का अधिनियम कहलाए। 1857 है, 58 नहीं है, 57, ठीक है ना। 1857 के जो विद्रोह चल रहे थे उन्हें रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश उपनिवेशकों के हित में करना था। ये काम था इस बिल का। मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं। लॉर्ड पाम्पस्टन 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन को दूर करने के लिए एक बिल पेश करते हैं संसद में, परंतु कुछ कारणों की वजह से उनका रिजाइन कर देते हैं वो, और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी। उनके टाइम पीरियड में दोनों सदनों से पास हो गए बिल जो है महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचता है 2 अगस्त 1858 को। वो उसको साइन करती हैं। साइन करने के बाद वो बन जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसका मेन काम था 1857 के विद्रोह यानी कि जो क्रांति चल रही थी उसे रोकना, और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का जो यूज करना था उसे वो करना था ब्रिटिश उपनिवेश के हित में। ये काम था इस बिल का। ओके, अगला जो पॉइंट रहा इसका वो रहा कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। ये बात तो पहले बता दी थी कि ले लिया गया, और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा के द्वारा हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। इस अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को खत्म कर दिया गया, है ना। एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव। भारत सचिव ब्रिटेन में ही रहता था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद की स्थापना करी गई। उसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को था, जो महारानी थी वहाँ की, उसे था, और 7 सदस्यों का चयन जो कंपनी के डायरेक्टर थे उन्हें था, है ना। इसकी एक कंडीशन थी, बट 15 में से 9 सदस्य कम से कम ऐसे होंगे जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक काम करा हो, और नियुक्ति के टाइम पे वो भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो जब उन्हें नियुक्त कर रहे हैं, है ना। तो भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके इसे गृह सरकार का नाम दिया गया।
किसे? भारत सचिव को मिला के, और ये जो परिषद थी इसे मिला के गृह सरकार का नाम दिया गया। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भारत सचिव था और उसकी परिषद थी या और कुछ और भी खर्चे थे, वो सब भारतीय राजस्व से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? भारत के टैक्स के पैसे से। ठीक है ना। एक और बात कि जो भारत सचिव था उसकी परिषद के जितने सदस्य थे वो उन्हें हटा नहीं सकता था। ये अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। किन्हें था? ब्रिटिश संसद को। इसका काम क्या था? परिषद का काम ये था कि जो भारत सचिव है उसको भारत के शासन में परामर्श देना और सहायता देना, परामर्श देना और सहायता देना। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। भारत सचिव और भारत परिषद, भारत सचिव जो है ना वो जो भारत परिषद थी उसका अध्यक्ष होता था, है ना। और परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर समान मत होने की स्थिति में एक अतिरिक्त मत निर्णय देने का भी अधिकार था। क्लियर है बात? भाई जो भारत सचिव था और जो भारत सचिव जो है भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है ना। और परिषद का निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। भारतीय गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा से काम करने के लिए बाध्य किया गया और गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहलाया। ठीक है ना, या प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा। इसी कारण उसे वायसराय कहा गया। ठीक है ना। पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। याद रखोगे, सवाल पूछता है कि बताओ पहला इस पद का नाम, भारतीय गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के वायसराय किस अधिनियम के तहत करा गया? तो 1858 के तहत। और पहला कौन बना? छोटे मोटे एग्जाम में तो पहला भी पूछ लेता है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। देखो मैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ ये डाटा मोर देन सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो ये जो अधिनियम था भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना गया। ऐसे सूत्रपात, इसमें क्या करा? अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति शुरू करी जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। क्या हुआ? इसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया। मतलब भारतीय जो थे कुछ उन्हें प्रयास करा गया कि भाई वह शासन में भागीदारी करें, है ना। गवर्नर जनरल को विधायकों के लिए नए प्रांत का निर्माण और नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, परंतु प्रेसिडेंसी या किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया, है ना। मान लिया किसी क्षेत्र की सीमा बदलनी है तो वो भी अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल को। किसे था? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक लोन की मुद्रा, डाक एवं तार तथा धर्म के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार है। अधिकतर नहीं, अधिकार है। अधिकार अधिक प्रदान किए गए। अधिकार अधिक प्रदान कर दिए गए किस चीज़ के संबंध में? लोन में, मुद्रा में, डाक में, तार में, डाक तार और धर्म के संबंध में। नेक्स्ट है कि जो भारतीय परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया। विधायी ये गलत लिख दिया इसमें, ये ऐसे वाला विधायी है, विधायी ये ये वाला। क्लियर है। विधायी संस्था बनाया गया और उसे भारत में रहने वाले जितने भी ब्रिटिश थे, भारत की प्रजा होगी, भारत के सरकार के कर्मचारी होंगे, भारतीय रियासतें होंगी, सम्राट राज्य के दिन जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं, स्थान है, वस्तुएं, उन सभी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है ना। जो गवर्नर जनरल थी उसको अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य की वृद्धि करने का अधिकार था। सभी मनोनीत होते थे और गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे ये, है ना। और इनमें कम से कम आधे सदस्य का गैर सरकारी होना जरूरी था। इनका टाइम पीरियड 2 वर्ष का होता था और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था और इनकी राय को गवर्नर जनरल ठुकरा भी सकता था। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। इस कानून में जो वायसराय की परिषद थी उसमें अधिक सुविधा से काम करने के लिए एक नियम बनाने की अनुमति दे दी गई, जिसके आधार पर
वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में भाग विभागीय है, भाग्य भूग्य कुछ नहीं है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और इस प्रकार मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव पड़ी। अब हम आगे चल के मंत्रिमंडल पढ़ेंगे ना, तो वो नींव यहाँ से आई थी, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा, वृद्धि सीटों के लिए परिषद की बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। और लास्ट है, गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में, गवर्नर जनरल कह लो वायसराय, बात एक ही है, बस ये याद रखना है कि कब उसे वायसराय कर दिया गया था, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इस बीच एक छोटा टॉपिक है ये, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, इसे भी याद रखेंगे। क्या है कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थब्रोक, ये नाम याद रखोगे, ये एक बहुत बढ़िया समाज सुधारक थे। ये एक एक्ट लेके आए जिसके अंतर्गत अंतर जातीय विवाह को मान्यता दे दी गई और लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वो 14 वर्ष न्यूनतम और 18 वर्ष लड़कों की तय कर दी गई। और इसके कारण क्या हुआ था कि जो बहुपत्नी प्रथा थी ना भारत में, वो प्रतिबंधित हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। देखो भाई, बार बार प्रैक्टिस करा करो, बार बार रिवीजन करा करो, तभी चीज़ें याद रहेंगी, ऐसे याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो बार बार रिवीजन करा करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।